गुड आफ्टरनून मुकेश यादव, श्वेता। अभी क्लास में टॉपिक चल रहा था ना बजट, वो अभी कंप्लीट कराने के बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज पूछिए। इसे कर ली मैंने तो मेरे डैशबोर्ड पे दिखा रही आपका स्टूडियो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा तो दिखाऊंगा। ठीक है, आप मुझे स्टूडियो कंफर्म कर देंगे। अरे मैं यहीं पर हूँ मुकेश। यस यस यस, टीजीटी के लिए भी है। चलिए ओके बेटा, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आपकी मोस्टली अभी तक क्या क्या हो चुका है मैं वो बता देती हूँ। अभी तक हम अभी क्लास में कवर कर चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग। आपने कंप्लीट कवर किया था कि भाई बैंकिंग क्या है। बैंकिंग के अंदर आपने पढ़ा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपने पढ़ा इसके अंदर प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग को, ये हमने कवर किया है। फिर हमने कवर किया है बजट इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर कवर किया है बजट, बजट, ठीक। ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, बैंकिंग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग एंड बजट, ठीक है। अब क्लास में जो टॉपिक है बेटा हम शुरू करेंगे। टॉपिक आपकी क्लास का टॉपिक होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते भी कई बार। क्या फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम आपकी क्लास का टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं अभी 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 अभी। अच्छा ये बताइए, आपको पिछले क्लासेस में कोई भी डाउट, ये टॉपिक आपने लिखे हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है वगैरह, इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन टॉपिक्स में कोई भी आपको डाउट है क्या? अगर डाउट है तो प्लीज बताइए। श्वेता बिल्कुल है, आपकी क्लास में आप एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो एसएसटी है ना, एसएसटी का पार्ट ही है इकोनॉमिक्स, एसएसटी का ही पार्ट है इकोनॉमिक्स। श्वेता पूछे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। हाँ जी, आपको इन सभी टॉपिक्स में बेटा कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज बताओ। इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और बजट। और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो जो भी आपके एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपका हाईलाइट क्रंच हो सकता है, उसको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज बेटा ये चैप्टर्स है सारे ना इकोनॉमिक्स के, ये सारे टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। हर एक क्लास में 2-3 दिन लग जाएंगे, बट इतने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी क्रंच है, जो भी मेन टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं, वही हम ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो वाइड है और आप भी टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं इसको कवर करने का, तो जो भी आपके पास टाइम है हम उसी में इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। चलिए। हम्म,
टॉपिक इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या समझते हैं आप राष्ट्रीय आय से? हाँ श्वेता, मैंने ये बोला था, थोड़ा सा टॉपिक वहां पे था बजट में कि भाई एक कैग होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बेटा नियंत्रक एवं एवं महालेखा परीक्षक होता है जो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट को मेंटेन करता है। ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 में। ठीक है, कोई भी जो कैग बनता है या तो वो 6 वर्षों तक बनेगा, 6 साल तक बनेगा, या फिर वो अपनी एज के 65 ईयर्स तक कैग बना रहेगा। और जो एक भी बार कोई पर्सन अगर कैग बन जाता है, उसके बाद वो किसी और डेजिग्नेशन पर अपॉइंट नहीं हो सकता है, वो फिर रिटायरमेंट ही होगा। ठीक है, सिर्फ रिटायरमेंट ही होती है। और इंडिया में जो फिलहाल अभी कैग हैं वो है 14th कैग मिस्टर जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कैग कैग का काम क्या है? कैग का काम है, ये आर्टिकल के अंदर है, संविधान के अंदर। कैग का काम क्या है कि गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करे, गवर्नमेंट कौन सा पैसा कब कहाँ किस पर कैसे खर्च कर रही है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करे, और बेटा गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करे। ये काम है कैग का। ठीक है, ये काम है कैग का। और कैग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट को देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से रिपोर्ट जाती है फिर पैक के पास। पैक मीन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा खाता। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 फ्रॉम लोकसभा से होंगे और बेटा 7 फ्रॉम राज्यसभा से होंगे। 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। और इसी में से कोई एक मेंबर, कोई भी विपक्ष की पार्टी का मेंबर इसका अध्यक्ष होता है। पैक का ध्यान रखना, पैक का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा ही एक विपक्ष पार्टी का नेता होगा। आप मुझे बताइए फिलहाल अभी कि कौन है पैक का चेयरमैन? पीएसी का बेटा चेयरमैन कौन है? पैक का चेयरमैन कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा खाता, जो गवर्नमेंट के खर्चों पर नजर रखती है। अब देखो, इसका जो चेयरमैन है वो विपक्ष की पार्टी के नेता को बनाया गया, क्योंकि अगर अगर गवर्नमेंट इसके चेयरमैन को अपनी ही पार्टी का बना ले, मान लीजिए अमित शाह ही इसके अध्यक्ष बन जाएं, क्या वो प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है कि पार्शलिटी हो जाए, हो सकता है कि फेवरिज्म आ जाए, हो सकता है कि वो अपनी पार्टी की कमियों को निकाले ही ना, वो गवर्नमेंट की कमियों को निकाले ही ना, गवर्नमेंट ने कौन सा पैसा कब खर्च किया, क्यों किया, कैसे किया, वो बताएंगे क्यों? क्योंकि पार्टी तो एक ही है। इसीलिए इसके मेंबर को हमेशा ही अपोजिट पार्टी का मेंबर ही बनाया जाएगा। आप मुझे बता देना कि एट प्रेजेंट कौन है इस पार्टी के चेयरमैन, इस पैक के चेयरमैन। वेरी गुड मॉर्निंग स्मिता। ओके जी, तो पैक। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप उसको कर ही रहे हो ना बेटा, तो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो क्या, थोड़ा और समझ लो उसको। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, उस टैक्स के पैसे को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स का पैसा, कर का जो अमाउंट है, वो किस किस रेशो में डिवाइड होगा, इस बात को कौन डिसाइड करता है? जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, फिर वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम हो, जीएसटी हो गया ओवरऑल, तो जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है उसमें से अगर मान लो गवर्नमेंट को 100 रुपए मिले हैं, तो 100 रुपए में से कितना पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और कितना पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस बात को डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड? किसका काम है डिसाइड करने का? कौन करेगा इस बात को डिसाइड? प्रशांत, श्वेता, ज्योति राठौर, स्टडी लवर स्मिता, बेटा आंसर दीजिए मेरे को। जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट किस किस रेशो में डिवाइड करेगी, सेंट्रल लेवल पर और राज्य के लेवल पर डिसाइड कौन करेगा? तो ध्यान रखना,
टैक्स के पैसे का बेटा जो बंटवारा है, जो भी टैक्स के पैसे का बंटवारा होता है, टैक्स के पैसे का जो बंटवारा होता है, इसका डिसीजन कौन लेता है? डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय वित्त आयोग, बेटा फाइनेंस कमीशन, जो कि मेंशन है संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में। आर्टिकल नंबर 280 में आर्टिकल नंबर 280 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, उस टैक्स के पैसे का जो बंटवारा है वो फाइनेंस कमीशन के सुझाव, फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से किया जाएगा। जो भी वित्त आयोग बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस पैसे को डिवाइड करेंगे अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, फिलहाल अभी बेटा लगा हुआ है देश के अंदर 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग देश में चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया में अभी फिलहाल चला हुआ है। 15th फाइनेंस कमीशन अभी इंडिया में लगा हुआ है, चला हुआ है। ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 2021 से 2020 से 2025। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि फिलहाल अभी कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? कौन है बेटा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? है मिस्टर NK सिंह, नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह एट प्रेजेंट वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के। कई बार क्वेश्चन पूछने का, बताइए पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भाई पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे वित्त आयोग के? मिस्टर KC नियोगी, मिस्टर KC नियोगी। बेटा KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, मिस्टर KC नियोगी। अब ये जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का जो कंसेप्ट है ये हमारा अपना कंसेप्ट नहीं है। इसके कंसेप्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बेटा सबसे पहले वित्त आयोग का जो सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया में आया। ऑस्ट्रेलिया में ये एक एडवाइजरी बॉडी, एक एडवाइस बॉडी की तरह काम करता है। वहां पर ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है, लेकिन इंडिया में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इंडिया के ये संविधान के अंदर शामिल है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जिक्र किया गया है, अंडर आर्टिकल नंबर 280 में। ठीक है, 280 में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बताता है कि देश के जो टैक्स का पैसा है वो किस किस रेशो में डिवाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब ये जो वित्त आयोग है, इसके बोर्ड में बेटा, इसके बोर्ड में कुल मिलाकर 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 1+5 1+4, एक होंगे अध्यक्ष, एक होते हैं चेयरमैन एंड 4 होते हैं कौन? अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य। 4 होते हैं अदर मेंबर्स। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को जाती है। वित्त आयोग बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। किसको? देश के प्रधानमंत्री ऑफिस को। पीएमओ प्रधानमंत्री फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, इसकी अपनी गरिमा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे, ना कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री के थ्रू होंगे। ठीक, और इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले वित्त आयोग की शुरुआत हुई। ठीक है, आप मुझे बता देना, आप मुझे ये बताना कि पंचायत सिस्टम में पंचायत पंचायत और नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और पंचायत के अंदर कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग को बताया गया है? कौन से वित्त आयोग में, कौन से आर्टिकल में पंचायत और नगर पालिकाओं के वित्त आयोग का प्रोविजन है? बहुत ही सिंपल आर्टिकल। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, अगर आपने राजनीतिक विषय पॉलिटी के अंदर चीजें पढ़ी हैं, तो आपने पढ़ा होगा बेटा पंचायत भी और नगर पालिका भी। तो नगर पालिका और पंचायत के कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग की रिकमेंडेशन दी गई हैं, ये आपको बताना है। ठीक है जी, चलो। तो बेटा यहाँ पर ये टॉपिक को हम आज कर रहे हैं कंप्लीट। बजट का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके टॉपिक कवर हो चुके हैं।
इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम बोले तो राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम को। कितना कमाते हैं आप सब और कितना कमाता है देश, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कितना कमाता है, कितना कमाते हैं आप, कितना कमाती हूँ मैं, कितना कमाते हैं हम सभी, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम बोले तो राष्ट्र, नेशनल इनकम बोले तो राष्ट्रीय आय। बेटा इनकम समझ में नाम से आ गया होगा कि भाई जैसे हमारी इनकम है वैसे देश की भी इनकम है। जैसे हम अपनी सैलरी को आने के बाद अपना बनाते हैं बजट कि हमको कौन सा पैसा कब कहाँ कैसे खर्च करना है, वैसे ही गवर्नमेंट भी बनाती होगी अपना बजट कि जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट को ये पैसा कब कहाँ किस पर कैसे क्यों खर्च करना है। तो नो डाउट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डिमांड बहुत पहले से थी कि भाई हमारे देश में कंटिन्यू देश का जो पैसा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जा रही है, लगातार देश का पैसा देश के बाहर जा रहा है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो नो डाउट देश का सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पैसे पे थोड़ा सा लगाम लगाया जाए, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े एक देश के लीडर रहे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे उस टाइम पर, जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन भी, जिनका नाम है श्री दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपना ध्यान, हमारा ध्यान, पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींचा और ये बताया कि अगर हम ऐसे ही हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे, देश का पैसा सारा सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर चली जाएगी। वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में थे कि भाई अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हाथ में से सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर ब्रिटेन में भेज देगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेटा दादा भाई नौरोजी, श्री दादा भाई नौरोजी ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। बेटा जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ बोले तो धन का निकास। इन्होंने क्या बोला कि भाई देश का सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जा रही है, और अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो देश के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। ये थ्योरी आई 1866-67 में, और ये बोला गया कि इस पैसे को कंट्रोल करने की बेहद जरूरी है, इस पैसे को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट सारा पैसा देश का लेकर भाग जाएगी, चली जाएगी, और देश के अंदर कुछ बचेगा नहीं। तो उनकी थ्योरी आई थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास। मिस्टर दादा भाई नौरोजी को बड़े ही प्यार से हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन भी, इन्हीं को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन। ओके, क्लियर। चलो, उन्होंने उस टाइम पर ये बताया कि भाई इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया में पर पर्सन पर हेड बहुत ही कम कमाता है, और ये इतनी अच्छी आय नहीं है, ये निंदनीय है, ये प्रॉब्लम है देश के अंदर कि देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है वो बहुत कम है। उसकी वजह से जो देश की प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टाइम पर देश की प्रति व्यक्ति आय क्या रही होगी तो आप क्या बोलेंगे? ₹20 पर एनम, सालाना। बेटा इस टाइम पर लोग ₹20 पूरे साल में ही कमाते होंगे। इस टाइम पर देश के अंदर ₹20 प्रति सालाना मतलब प्रति वर्ष लोग पूरे साल में कमाते होंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है, उस टाइम पे लोग 4 आना, 2 आना, 5 आना में काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो ये एवरेज इनकम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। उस टाइम के हिसाब से ये एवरेज इनकम है जो कि बहुत कम है। उस टाइम पर ये बोला गया दादा भाई नौरोजी
कि अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। हमको अपने देश में ध्यान रखने की जरूरत है। हमको प्रॉपरली एक मेथड चाहिए जिससे हम देश की राष्ट्र आय को निकाल सके। ठीक। अब इसी सीक्वेंस में एक और रिकॉर्ड आएंगे 1911 में। 1911 में रिकॉर्ड दिए बाय मिस्टर एफ सिरोस, बेटा फिंडले सिरोस। फिंडले सिरोस ने ये बताया 1911 में कि भाई देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोल रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, वो अब कितनी हो गई है। उस टाइम पर ये बोला गया बाय मिस्टर एफ सिरोस कि जो देश की प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो अब ₹49 पर एनम हो गई। 49 रुपए सालाना भारत के अंदर सभी लोग कमाते हैं। उस टाइम पर ये बोला गया बाय मिस्टर एफ सिरोस। एफ सिरोस ने बोला कि देश के अंदर सभी लोग लगभग 49 रुपए पर एनम सालाना कमाते हैं, सालाना कमाते हैं। अब इसी सीक्वेंस में एक और रिकॉर्ड आएंगे, बेटा इसी सीक्वेंस में 1930-31 में एक और डेटा आएगा। और ये डेटा दिया किसने, मिस्टर मिस्टर VKRV राव ने। VKRV राव, इन्होंने ये बोला कि अब इंडिया में देश की जो पर कैपिटा इनकम है 1930-31 में वो बढ़कर ₹75 हो गई है। अब देखो ये जो सब बता रहे हैं ना कि इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, ये सब एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक अनुमान लगा रहे कि हाँ देश में इतना पैसा होगा, हाँ देश में ऐसा कुछ है, हाँ देश में ऐसा है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। यहाँ पर कोई भी श्योरिटी नहीं कि सच में इतनी ही प्रति व्यक्ति आय है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बेटा प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। देखो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये है कि बेटा पर पर्सन पर हेड पूरे देश में प्रति व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, मतलब क्या है कि भाई देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। अब बेटा प्रत्येक व्यक्ति का क्या मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय को निकालने में क्या करेंगे कि भाई जो भी देश की कुल राष्ट्रीय आय है, जो भी देश की कुल राष्ट्रीय आय है, अगर आप उसको भाग कर दो, डिवाइड कर दो किससे, इंडिया की कुल पॉपुलेशन, दैट मीन्स जनसंख्या से। अगर आप टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से तो निकल कर आ जाएगी प्रति व्यक्ति है। बेटा प्रति व्यक्ति का मतलब ये है पर पर्सन पर हेड। और जनसंख्या में जिसके भी पास आधार कार्ड है, जिसके पास आई कार्ड्स हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। तो नो डाउट प्रति व्यक्ति का मतलब है पर पर्सन, मैं भी और आप भी। अगर देश में कोई 10 साल का बच्चा है, उसका भी आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो भी इसमें शामिल है। एक देश का जो भिखारी है, जो बेगर है, वो भी इसमें शामिल है। देश की प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, आप भी इसमें शामिल हैं। और देश में जो मुकेश अंबानी है, टाइकून ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वो भी इसमें शामिल है। इट मीन्स पर पर्सन पर हेड, प्रति व्यक्ति आय को ही हम बोलते हैं देश की औसत आय। कंफ्यूज मत होना, इसी को हम बोलते हैं देश की एवरेज इनकम। It is also called average income. Average income. प्रति व्यक्ति आय का मतलब है बेटा पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन पर हेड। ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे अपनी फ्रीडम मूवमेंट को चला रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए इंडिया फाइनली आजाद हो गया, हम इंडिपेंडेंट हो गए। और जब देश आजाद हो गया, फिर ये रिक्वायरमेंट हुई कि भाई अभी तक तो हमने सिर्फ संभावना व्यक्त की कि शायद इतना है, इतना है, इतना है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा लगा होगा। ये सिर्फ एक अनुमान लगाए गए हैं कि इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, देश आजाद हो गया, उस वक्त में ये सोचा गया कि भाई अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए जो जिसमें हमें ये पता चले कि हमारे देश की राष्ट्र आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इट मीन्स कोई मेथड, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो आपने देखा इन सबको निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया गया, सिर्फ एक एवरेज लिया गया, एक औसत लिया गया कि अगर इतने देश में लोग हैं तो लगभग कितना कितना कमा रहे होंगे। ये एक आइडिया, एक रफली आइडिया लिया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये नीड थी कि भाई रफली वफली नहीं बताओ हमको, हमको ये बताओ कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, एग्जैक्ट क्या फिगर है, एग्जैक्ट क्या
नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है। तो बेटा नेशनल इनकम को निकालने का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चक्कर में हुआ ये देखा गया कि भाई 1949 में एक कमेटी बनाई गई। बेटा 1949 में देश की राष्ट्रीय आय को कैसे निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई, ठीक है। जिसके अध्यक्ष थे कौन बेटा, जिसके अध्यक्ष रहे होंगे मिस्टर पीसी महाल नोबिस। आई थिंक कि आपने पीसी महाल नोबिस का नेम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे मिस्टर पीसी महाल नोबिस। पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता के अंदर एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और ये बोला गया कि भाई आप ये बताएंगे कि हम अपने देश में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब पीसी महाल नोबिस के अलावा इसमें 3 मेंबर्स को और जोड़ा गया। कौन कौन बेटा, एक उसमें मेंबर थे मिस्टर डी आर गाडगिल, मिस्टर डी आर गाडगिल। एक इसमें मेंबर थे मिस्टर वी राव, और उसमें एक मेंबर थे मिस्टर साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स। इन 4 लोगों से ये बोला गया कि आप हमको ये बताएंगे कुछ टाइम के बाद कि हम अपने देश में मतलब भारत में राष्ट्रीय आय को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको ये काम सौंपा गया कि आपको ये काम दिया जा रहा है, आप ये बताएं आने वाले टाइम में हम देश की राष्ट्रीय आय को मतलब नेशनल इनकम को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जब ये काम इनको सौंपा गया तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, और जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई 3 तरीकों से, 3 मेथड हैं, 3 टाइप हैं जिनसे हम देश की राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। इन्होंने 3 मेथड सजेस्ट किए देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। पहला कौन सा मेथड है, पहला है बेटा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या है, उत्पादन विधि प्रणाली, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि। फिर एक इन्होंने मेथड दिया कौन सा, इनकम मेथड। इनकम मेथड का क्या मतलब है, आय विधि, आय विधि। फिर एक इन्होंने मेथड दिया कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब बेटा, मतलब बोले तो व्यय विधि। उस वक्त में क्या बोला गया, लास्ट में किसका नेम है बेटा, लास्ट में नेम है साइमन कुजनेट्स, साइमन, साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स, अनुपमा साइमन कुजनेट्स, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना आप, कंफ्यूज मत होना। ये जो मिस्टर पीसी महाल नोबिस है बेटा, इनका बर्थडे होता है 29 जून को, इनका जन्मदिन होता है 29 जून को, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, इसी दिन हम मनाते हैं देश के अंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मतलब नेशनल, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। बेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इसी दिन होता है सेलिब्रेट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इसी दिन हम करते हैं सेलिब्रेट। तो ये बोला गया कि भाई हम देश के अंदर राष्ट्रीय आय को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, और थर्ड वन बेटा व्यय विधि प्रणाली, एक्सपेंडिचर मेथड। देश के अंदर राष्ट्रीय आय को 3 तरीकों से निकाला जा सकता है, ये बोला गया, ठीक। तो
तीन तरीकों से। अब इन तरीकों को हमें समझना पड़ेगा, तीन तरीकों से। इतना करिए आप। पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? यस और नो? क्लियर होगा आई थिंक। चलिए बेटा, उस टाइम पर ये बोला गया कि भाई हम नेशनल इनकम को, अपनी राष्ट्र आय को तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। तीन तरीके हैं। पहला है आय विधि प्रणाली, इनकम मेथड। दूसरा है उत्पादन उत्पादन विधि प्रणाली, उत्पादन विधि। और बड़ा तीसरा है व्यय विधि, व्यय। हम देश की राष्ट्र आय को तीन तरीकों से निकाल सकते हैं, व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि। ठीक, क्या बोला गया कि भाई हमें पहले ये देखना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से होती है। देश में होने वाली सारी की सारी इनकम को, देश में होने वाली सारी की सारी इनकम को अगर आप जोड़ दें, जो भी जहां से भी हमको आय निकल के आती है, बेटा जहां से भी हमको इनकम होती है, आप इनकम के सभी सोर्सेस को जोड़ दीजिए। इसमें क्या बोला गया कि अगर आप इनकम के सभी सोर्सेस को जोड़ देंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि हमको राष्ट्र आय कहाँ कहाँ से मिल रही है। ठीक, इसमें क्या बोला गया कि जो भी देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप उस प्रोडक्शन की वैल्यू को निकाल दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ इतना हमारा उत्पादन है। या फिर क्या बोला गया कि जो भी देश के अंदर खर्चा हो रहा है, जो भी देश के अंदर लोग खर्च कर रहे हैं, आप उसको निकाल दीजिए। हमें एक आइडिया लग जाएगा रफली, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि देश के अंदर कितना पैसा है, कितने हमारे देश की राष्ट्र आय है। श्वेता, हाँ बेटा चेक करना। मिस्टर अधीर रंजन चौधरी, मिस्टर अधीर रंजन चौधरी एट प्रेजेंट विपक्ष के नेता हैं इसके अंदर। अगर चेंज नहीं हुए हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अधीर रंजन चौधरी ही इसका आंसर है। ये बंगाल से हैं, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, ओके ओके ओके। बेटा क्या बोला गया कि भाई आय विधि के हिसाब से हम देश की राष्ट्र आय को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, अब जो भी आय का तरीका है, जो भी इनकम मेथड, मतलब इनकम, इनकम का जो भी सोर्स है, बेटा इनकम कहाँ से आती है। देखो हमने यहाँ पे माना है कि इनकम के आने के जो फैक्टर्स है वो चार फैक्टर हैं। ठीक है बेटा, इनकम को आने के चार तरीके हैं, चार फैक्टर्स हैं। भाई क्या फैक्टर है समझो। अगर मान लीजिए आपके पास लैंड है, बेटा आपको इनकम कहाँ से होगी? अगर आपके पास जमीन है, ठीक है भाई, अगर आप अपने घर में रह रहे हो उसका मतलब यही है ना कि आपके पास प्रॉपर्टी है। अगर वो घर आपके पास नहीं होता तो आपको रेंट पे करना पड़ता, और अगर आज आप अपने घर में रह रहे हो उसका मतलब क्या है बेटा कि आपको रेंट पे करना नहीं पड़ रहा, आपको किराया देना नहीं पड़ रहा। तो जो आप किराया नहीं दे रहे, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी तो आपकी इनकम ही है। जो किराया आप नहीं दे रहे हो, अपने आप घर में रह रहे हो, तो देखा जाए वो भी तो आपकी इनकम ही है ना। तो अगर आपके पास जमीन है, अगर बेटा आपके पास जमीन है तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको बदले में रेंट मिलता है, बोले तो किराया। ठीक
अगर कोई पर्सन लेबर है, मजदूर है, अगर बेटा कोई पर्सन लेबर है, मजदूर है, तो उसको बदले में क्या मिलती है? मजदूरी, वेजेस, उसको मिलती है मजदूरी। ठीक। अगर मान लीजिए किसी के पास पूंजी है, कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? ब्याज। भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं पे जाकर, ब्याज भरोगे ना उसकी, तो बेटा ब्याज। और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो व्यापारी है, अगर वो है तो बेटा वो क्या काम करता है? अब जो भी व्यापारी है उसका काम क्या है? इसका काम है कि वो पैसा कमाए, वो प्रॉफिट कमाए, वो लाभ अर्जित करे। ठीक है बेटा, वो लाभ अर्जित करे। ठीक है। लैंड, लेबर, बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या बोला गया है कि भाई अगर आप इन तीनों को चारों को जोड़ दें, अगर आप देश में मिलने वाला किराया, देश में मिलने वाली ब्याज, देश में मिलने वाली मजदूरी और प्रॉफिट को अगर आप जोड़ दें, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ इनकम है, जहां से हमें इनकम होती है, कहाँ से होती है? किराए से, वेजेस से। वेजेस आज डेट में आप इसको क्या हो सकते हैं? सैलरी, जो भी हमने पास ब्याज में दिया हुआ है, या फिर जो भी हमें लाभ हो रहा है। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे, अगर आप इन चारों को ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगी हमारी क्या? नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड। अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड देश की राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। अब दिक्कत यह है बेटा कि जो आपकी जो इनकम सबको हो रही है, भाई जिसके पास जमीन है उसको किराया मिल रहा है, जो मजदूर है उसको मजदूरी मिल रही है, जिसके पास पैसा है उसको ब्याज मिल रहा है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन है उसको क्या मिल रहा है बेटा? उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई हमें निकालनी है देश की राष्ट्रीय आय, हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि देश के अंदर कितनी इनकम हो रही है। दिक्कत ये है कि सभी लोग अपनी इनकम बताने को तैयार नहीं है, लोग अपनी इनकम को बताना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। अगर जब आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, जब कोई आपसे पूछेगा बेटा कितना कमा लेते हो, तो मैं शायद लिखकर आपको दे सकती हूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं बताओगे। जब बेटा आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी और कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप दिन में कितना कमा लेते हो, तो आप भी अपनी प्रॉपरली जो आपकी सैलरी है उसका आप ब्यौरा उसको नहीं दोगे। क्या बोलोगे? हाँ बस काम चल रहा है, ऐसा। अक्सर लोग यही बोलते हैं, हाँ बस काम चल रहा है, पेट भर जाता है, दो रोटी के लिए कमा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो लोग प्रॉपरली इस बात का आंसर देने को तैयार नहीं होते कि वो लोग कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जब गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि भाई आप हमें ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं, ठीक है, तो भाई आप कितना कमा लेते हैं, तो कोई भी अपना आंसर ठीक से बताने को तैयार नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम कितना कमाते हो, तुम क्या बोलोगे? अरे मैडम कहाँ हम, जबकि जॉब मिल जाएगी तब भी नहीं बताओगे आप मुझे। क्या बोलोगे? अरे मैडम कहाँ हो पाता है, बस काम चल रहा है, बस कमा पाते हैं, बस ऐसा। बेटा इनकम अपनी कोई भी प्रॉपरली बताने को तैयार होता ही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट को कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं करता है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ठीक है, फिलहाल हम इसको अडॉप्ट नहीं करते, फिलहाल हम इसके प्लेस पे क्या ले लेंगे? व्यय विधि, व्यय विधि प्रणाली।
अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई अगर हम ये देख लें कि पूरे साल में कितना पैसा देश के लोग खर्च कर रहे हैं, अगर हमको इनकम का पता ही नहीं है कि कितने लोग इनकम कमा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इनकम कमा रहे हैं वो उस पैसे को खर्च तो करेंगे ना। अगर हम सारे खर्चों को जोड़ दें, जो भी देश में बेटा सारे खर्चे हो रहे हैं, अगर हम सभी खर्चों को जोड़ दें तो हम निकाल पाएंगे देश की राष्ट्रीय आय को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देश के सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए, देश में होने वाले सभी खर्च, जो भी लोग बाजार में आकर पैसा खर्च करते हैं, इसका मतलब ये है ना कि उनके पास पैसा है, उनके पास कहीं ना कहीं कोई इनकम ऑफ सोर्स है, उनके पास कहीं ना कहीं कोई इनकम आ रही है ना। बेटा जो भी लोग देश के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब क्या है, उनके पास पैसा कहाँ से आया, ऐसा मतलब ये कि वो कमा रहे होंगे, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो क्या करिए, अगर आप सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि देश के अंदर कितना पैसा लोगों के पास है, कितनी देश की राष्ट्रीय आय है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन वो चाहकर भी खर्च नहीं करते, वो जानबूझ के खर्च नहीं करते। मान लो कि वो कंजूस टाइप इंसान है, तो जो कमा रहा है 2 लाख रुपए लेकिन वो खर्च नहीं करता, तो आप कैसे लगाओगे आइडिया कि उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी हो सकती है। बेटा ऐसे भी केस कुछ एक्सेप्शन में जाएंगे, ठीक है। इन चीजों को छोड़ दिया जाए तो क्या बोला गया कि भाई देश के अंदर जो भी C+I+G, इन सबको जोड़ दिया जाए। मतलब क्या है बेटा, C का मतलब है कंजम्पशन, जो भी देश में आम जनता पैसा खर्च करती है, कंज्यूम करती है, उपभोग करती है, उपभोग, देश में होने वाले सभी खर्चे को जोड़ दिया जाए। और इन्वेस्टमेंट, बेटा निवेश, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश को जोड़ दिया जाए। और जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय को जोड़ दिया जाए। ठीक, C+I+G, ठीक, +X-M को जोड़ दिया जाए तो हम निकाल पाएंगे देश की राष्ट्रीय आय को, देश की राष्ट्रीय आय को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है फिर भी वो लोग खर्च नहीं करते, तो इस तरीके से भी निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसको भी फिर हमने एडॉप्ट उस टाइम पर नहीं किया। अब हमारे पास एक मेथड बचेगा, क्या, उत्पादन विधि प्रणाली। हम इसके अकॉर्डिंग देश की राष्ट्रीय आय को निकालेंगे। इसमें क्या बोला गया था कि भाई इनकम को जोड़ दो, जोड़ दी फिर भी नहीं निकली। इसमें क्या बोला गया कि देश में होने वाले सभी खर्चों को जोड़ दो, जोड़ दिया फिर भी नहीं निकली। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई लोग खर्च भी नहीं कर रहे, ढंग से बता भी नहीं रहे हैं। कि अगर हम ये देखें कि उत्पादन कितना देश में हो रहा है, उत्पादन हो किस चीज के लिए रहा है, पब्लिक के लिए, पब्लिक की डिमांड पर ही तो चीजें बन रही हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही है, पब्लिक डिमांड ही नहीं कर रही है, तो कोई भी चीज देश में बनेगी ही क्यों, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है इसलिए वो चीज बन रही है। तो हम ये देखेंगे कि पूरे साल में कितना कुछ हमने उत्पादन किया है, कितना कुछ देश में उत्पादन हुआ है, उससे हमें लग जाएगा एक आइडिया कि हाँ, अगर उत्पादन हुआ है मतलब उस चीज को पब्लिक लेने आएगी, पब्लिक पैसा खर्च करेगी। पब्लिक पैसा कब खर्च करेगी, जब उसके पास पैसा होगा, जब उसकी इनकम आएगी। तो सिंपल सी बात है, ये बोला गया कि हम जो निकालेंगे नेशनल इनकम को, वो अकॉर्डिंग टू उत्पादन विधि प्रणाली निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। बेटा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड देश की राष्ट्रीय आय को निकाला जाएगा। ठीक, देश की राष्ट्रीय आय को निकाला जाएगा। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की, बेटा जब हम बात कर रहे हैं उत्पादन विधि प्रणाली की, हम बात कर रहे हैं उत्पादन विधि की। तो हमारे पास यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे।
तो बेटा इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी होता ही क्या है? व्हाट इज जीडीपी? भाई आप ये मान लीजिए कि ये आप मैप देख रहे हो बेटा, मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है, ऐसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल हमने मान लिया, क्या बोला जा रहा है कि भाई भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का योग वित्त वर्ष के अंत में जीडीपी कहलाता है। जीडीपी कहलाता है। ठीक, भारत की भौगोलिक सीमा, बेटा इसका मतलब क्या है? भारत की भौगोलिक सीमा मतलब देश के अंदर, हम बात कर रहे हैं देश के अंदर। भारत की भौगोलिक सीमा इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के योग को हम जीडीपी कह रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास को टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि दूसरी फैकल्टी क्लास के बाहर है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे कर रहे हैं वाइंड अप। यहीं से हम अपनी क्लास को मॉर्निंग में कल शुरू करेंगे। इस टॉपिक को कल यहीं से कंप्लीट किया जाएगा और आप सभी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए प्लीज जुड़े मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून में कल 12 से 1 में उसमें टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।